देखो, फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे पावर एम्पलीफायर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसमें फिर कंपैरिजन किए। और पार्ट 2 में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है पावर एम्पलीफायर्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब पावर एम्पलीफायर को क्लासिफाइड किया गया है फॉलोइंग कैटेगरी, मतलब निम्नलिखित कैटेगरी में। अब यहां तक समझ गए। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट, किस आधार पर? तो क्यू पॉइंट के लोकेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट। तो यहाँ है क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर और क्लास सी एम्पलीफायर। एक एक करके जानते हैं। ये रहा क्लास ए एम्पलीफायर। तो क्लास ए एम्पलीफायर बोलता है ए पावर एम्पलीफायर इज रेफर्ड टू क्लास ए एम्पलीफायर, या फिर ए पावर एम्पलीफायर इज कॉल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। मतलब एक पावर एम्पलीफायर को क्लास ए एम्पलीफायर कहते हैं या फिर रेफर्ड करते हैं। कब? जब इफ आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फॉर फुल साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। मतलब फुल साइकिल, पूरी साइकिल जितना है, जैसे फुल साइकिल का आने का मतलब वही सिग्नल का ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो वही बोला कि फुल साइकिल ऑफ द इनपुट। मतलब आउटपुट हमको लेना है ना, जैसे आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड, आउटपुट हमको ऑब्टेन्ड करना है किसी भी केस में, तो वो ऑब्टेन्ड करते हैं किसके लिए? मतलब फुल साइकिल के लिए। किसका? तो इनपुट साइकिल का। यहां कंप्लीट है। फॉर कंप्लीट फुल साइकिल एट द आउटपुट, मतलब आउटपुट पर कंप्लीट फुल साइकिल हो, मतलब ऑब्टेन हो, सेट द क्यू पॉइंट एट मिड पॉइंट ऑफ लोड लाइन। तो लोड लाइन के मिड पॉइंट पर क्यू पॉइंट को हमको सेट करना। पार्ट 1 में हम बताए थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पावर एम्पलीफायर का एनालाइज करते हैं और एच पैरामीटर से वोल्टेज एम्पलीफायर का एनालाइज करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से तो ये बताए थे कि जो करते हैं, लेकिन आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना। ये मान लो ये रहा, ये है VCE, ठीक है, ये है IC। अब यहां पर हम लोड लाइन खींचेंगे। यहां पर ये क्या है? ये लोड लाइन है, DC लोड लाइन। और बोलता है कि क्यू पॉइंट को हम सेट करते हैं कहां? क्यू पॉइंट को मिड पॉइंट, लोड लाइन के मिड पॉइंट, मान लो ये मिड पॉइंट यहां पर सेट किए हैं। और यहां जो करंट है वो मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू VCC अपॉन RC या फिर RL। यहां तक क्लियर है? ये VC, कलेक्टर कपलिंग इसको बोलते हैं, CC को कलेक्टर कपलिंग बोलते हैं। अब देखो, एक यहां पॉइंट ले जाएंगे इस साइड, ये मान लेते हैं ये Q1, ये Q2। आप स्केल से कीजिएगा और अच्छा लगेगा। अब एक इधर। तो कंडीशन यहां पर कैसे हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? तो उसके लिए हमको पहले सप्लाई देना पड़ता है बेस टर्मिनल को। तो बेस टर्मिनल को मान लो हम एक सप्लाई देते हैं, ये IB है, इसको सप्लाई दिए हैं, ये क्या है? IB। अब IC इधर ऑब्टेंड होगा, VC इधर ऑब्टेंड होगा। तो ये हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो IC ऑब्टेंड हुआ, ये रहा IC। अब VCE ये ऑब्टेंड हुआ, ये क्या है? ये VCE। यहां तक हमको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे।
देखो इससे क्या क्या पता चलता है कि मेरा आईबी और आईसी सेम फेज में है। सेम फेज में क्यों है? क्योंकि देखो जिस तरह से आईबी चेंज हो रहा है उसी तरह से आईसी भी हो रहा है, सेम फेज में है। और ये आउट ऑफ फेज है, मतलब आईबी और बीसीई। आईबी मतलब बेस करंट, बेस टर्मिनल करंट, और बीसी मतलब कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। ये आउट ऑफ फेज है। और कितना डिग्री से आउट ऑफ फेज है? तो 180 डिग्री से। क्यों? ये आप फिगर देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक, देखो अब इसका वेव फॉर्म जानते हैं। वेव फॉर्म कैसे निकालेंगे? तो पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे, वही वेव फॉर्म का ग्राफ बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? तो आई बी मेरा पहले हम सप्लाई दे रहे हैं तो आई बी को लिखेंगे, फिर आईसी ऑप्टेंट हो रहा है तो आईसी को लिखेंगे, बीसी ऑप्टेंट होगा तो बीसी को लिखेंगे। तो ये रहा WT टाइम यानी थीटा, ये रहा ओमेगा। अब देखो ये रहा आई बी, सप्लाई हम दिए हैं, यहां पर सप्लाई दिए हैं। अब इससे ऑप्टेंट हो रहा है आईसी। पहले ऐसे कर लेते हैं, क्लियर होगा। आईसी मेरा सेम टू सेम ऐसे है। अब बीसी के केस में क्या होता है? ये आउट ऑफ फेज हो जाता है। ये रहा इसका वेव फॉर्म। देखो यहां अपना से भी भाषा बना करके, लैंग्वेज बना करके लिख सकते हैं 2-3 पॉइंट। तो जब हम लिखेंगे क्या था, जब हम आई बी दिए हैं मतलब इनपुट सिग्नल टू बेस टर्मिनल, बेस टर्मिनल को दिए हैं ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को, देन बेस करंट चेंज साइनोसाइडल। तो बेस करंट मेरा चेंज हो रहा है, ये चेंज कर रहा है जब हम अप्लाई किए हैं। क्या अप्लाई किए हैं? तो एसी इनपुट सिग्नल टू बेस टर्मिनल, एसी इनपुट सिग्नल टू बेस टर्मिनल। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद बोलता है ड्यू टू चेंज इन, ये क्लियर है। ये पॉइंट जो हम आई बी बेस टर्मिनल को दिए हैं इनपुट एसी सिग्नल, उसके कारण आई बी मेरा चेंज कर रहा है। और आई बी के चेंज करने के कारण कलेक्टर करंट भी चेंज कर रहा है, वो भी साइनोसाइडली। कलेक्टर करंट आल्सो चेंज ड्यू टू चेंज इन बेस करंट। साइनोसाइडली, साइनोसाइडली। देखो साइनोसाइडली क्या होता है? जिस तरह से ये पहले तो साइनोसाइडल वेव होता है, एक ये साइनोसाइडल वेव है। अब जिस तरह से ये चेंज किया है उसी तरह से ये भी चेंज कर जाए तो साइनोसाइडली होगा। अब मान लो उसी तरह से सेम ग्राफ बनना चाहिए, यहां पर आप अच्छा से बना लीजिएगा। अब मान लो जैसे बीसी का है तो ये तो ऐसे चेंज किया तो साइनोसाइडली नहीं हुआ। ड्यू टू चेंज इन कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट में जो चेंज हो रहा है, पहले तो आई बी हम पहले तो ये देखते हैं कि हम बेस टर्मिनल को एसी इनपुट सिग्नल, यहां पर एसी इनपुट सिग्नल दिए हैं, उसके कारण बेस करंट चेंज हुआ, उसके कारण बेस करंट के कारण आईसी चेंज हुआ। ये है, यहां तक हम जानते हैं। अब आईसी जो चेंज हुआ उसके कारण कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज चेंज होगा। यहां तक क्लियर है? ये है बीसी, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज चेंज होगा। कुछ देर पहले ही डिस्कस किए थे, द आईसी एंड आईबी आर इन फेज। आईसी और आईबी फेज में है और आईसी और बीसीई आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो क्लास ए एम्पलीफायर जो है ना,
वो ऑपरेट्स होता है एक्टिव रीजन में, और एक्टिव रीजन में ऑपरेट होने के कारण एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहेगा। ये क्लियर है। इट्स कंडक्शन एंगल इज 360 डिग्री, मतलब इसका कंडक्शन एंगल जो है 360 डिग्री है। तो कंडक्शन एंगल क्या होता है वो जानते हैं। पहले तो देखिए कंडक्शन एंगल को डिनोट करते हैं फाई से, कंडक्शन एंगल को फाई से डिनोट करते हैं। और ये एंगल कहां का है, जैसे मान लो यहां से एक वेव है, तो जब ये कंडक्शन ये फॉलोज है, मतलब एक कहने का मतलब एक फॉलोज मतलब रास्ता समझ लीजिए। जब हम मेरा कंडक्शन स्टार्ट होता है, यहां से मान लो स्टार्ट है, यहां खत्म है, खत्म तो नहीं है लेकिन हम सपोज किया है खत्म है, तो यहां से यहां तक का एंगल कंडक्शन एंगल कहलाता है। ये फॉलोज है एक, और इसको फाई से डिनोट करते हैं, तो इसका कंडक्शन एंगल है 360 डिग्री। अब देखो इट यहां लिखे है इट प्रोड्यूस, अगर इसका कारण जानना है कि इट्स कंडक्शन एंगल इज 360 डिग्री क्यों, तो क्लास ए एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट इज ऑब्टेन फॉर फुल साइकिल ऑफ इनपुट। तो पूरा साइकिल इनपुट मतलब आई बी का पूरा साइकिल का फुल साइकिल ये इनपुट करंट है, और आईसी ऑब्टेन होता है इसके फुल साइकिल के लिए। तो इसीलिए कंडक्शन एंगल इसका 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हैं इट प्रोड्यूस लो डिस्टॉर्शन अमॉन्ग ऑल पावर एम्पलीफायर। ये लो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब ये इसका डिस्टॉर्शन वैसे तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे डिस्टॉर्शन कब अधिक होगा, हम इनपुट को ये दिए हैं, आउटपुट भी मेरा ये आ गया, तो डिस्टॉर्शन कहाँ हुआ। अगर यहीं पर कुछ ये कट जाता, ये पार्ट्स कट जाता और ये नहीं आता, ऐसे नहीं आता, जिस तरह से आईबी दिए हैं आईसी उस तरह से नहीं आता, तो डिस्टॉर्शन होता। यहाँ तो डिस्टॉर्शन हो नहीं रहा है, तो लो डिस्टॉर्शन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हैं इट्स इफिशियंसी इज वेरी लो, मतलब इसका इफिशियंसी वेरी लो मतलब बहुत कम होता है। और कम क्यों होता है, क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट जो है ना इज द सेंटर ऑफ लोड लाइन। क्यू पॉइंट लोड लाइन का सेंटर है, यानी मिड पॉइंट, और तो ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन होगा ड्यू टू ऑलवेज ऑन कंडीशन, मतलब हमेशा जब ऑन रहेगा तो ट्रांजिस्टर जनरेट मोर हीट, मतलब अधिक हीट प्रोड्यूस करेगा, और अधिक हीट प्रोड्यूस करेगा तो मेरा एफिशिएंसी लो हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। और फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं कि देखो क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट को सेट किया जाता है मिड पॉइंट पर लोड लाइन के, तो ट्रांजिस्टर हमेशा ऑन रहता है, क्योंकि और उसका रीजन ऑन होने का रीजन ये भी है कि वो एक्टिव रीजन में काम करता है। अब हमेशा ऑन रहता है तो हीट भी अधिक प्रोड्यूस करेगा, उसके कारण इफिशियंसी मेरा लो होगा। अब यहां लिखे हैं कि क्लास ए एम्पलीफायर का इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्लास ए एम्पलीफायर का विदाउट ट्रांसफॉर्मर 25% होता है, 25%, और विथ ट्रांसफॉर्मर का होता है 50%, यानी 50%। विदाउट ट्रांसफॉर्मर और विथ ट्रांसफॉर्मर का मतलब यहाँ यही है कि विदाउट मतलब ट्रांसफॉर्मर के बिना, विथ मतलब ट्रांसफॉर्मर के साथ। तब हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे, मतलब ये कैसे काम करता है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिस्टर के आधार पर, तो उसमें ट्रांसफॉर्मर अगर जोड़ देते तो इसका एफिशिएंसी हो जाता है 50%, और नहीं जोड़ते हैं तो 25%। ये है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। तो पहला पॉइंट लिखे हैं सिंपल इन कंस्ट्रक्शन या फिर सिंपल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सिंपल होता है। अब लो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। ये
कुछ खास नहीं है, अपना से भी बना के उसी में से छांट के लिखे हैं। तो अब डिसएडवांटेज है यहाँ पर क्लास ए एम्पलीफायर का, तो लो इफिशियंसी, अभी जस्ट हम किए हैं इसका डिस्कस, और लार्ज हीट प्रोड्यूस उसी में से निकाले हैं। लो हीट क्यों? क्योंकि लार्ज हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए लो एफिशिएंसी होगा। अब ये यहां तक क्लियर, ये सब क्लियर है, सब जानते हैं हम लोग। एप्लीकेशन है ऑल ऑडियो एम्पलीफायर यूज क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर का उपयोग होता है सभी ऑडियो एम्पलीफायर में। देखो ऑडियो एम्पलीफायर क्या होता है, अब नाम से ही पता चलता है, जो ऑडियो के लेवल को एम्पलीफाई करता है। और अगर अभी आप नहीं समझे ऑडियो एम्पलीफायर, तो अभी फिगर दिख रहा होगा, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के फिगर दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर, वो ऑडियो एम्पलीफायर है। अब नेक्स्ट है आरएफ फिल्टर। देखो आरएफ का मतलब यहाँ हुआ रेडियो फ्रीक्वेंसी, और यहाँ फिल्टर लिखे हैं, इसमें भी यूज करते हैं क्लास ए एम्पलीफायर का। लेकिन कह देने से बात नहीं बनती है ना कि आरएफ फिल्टर होता क्या है। पहले आप देखिए एक फिगर दिख रहा होगा, फिर फिगर दिख रहा होगा, वो आरएफ फिल्टर का फिगर है, उससे कहीं हम समझ जाते हैं कि आरएफ फिल्टर होता क्या। अब देखो अगर नहीं समझे तो देखिए, ये रहा सी, ये रहा एल, ये है C1, ये है L1, यहां तक ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम ही ऐसे होता है, मतलब सर्किट ही ऐसा होता है, ठीक है। देखो ये है C2, ये है L2, ये है C3, ये है L3, और यहाँ सर्किट अब यहां से होगा। ये है आरएफ फिल्टर। अभी भी अगर डॉट नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से रिपीट करता हूं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम क्या किए हैं, क्लास ए एम्पलीफायर में जब इनपुट सिग्नल से हमको आउटपुट सिग्नल, मान लो ये है इनपुट सिग्नल, हमको ये सर्किट है, यहाँ हम अप्लाई किए हैं सर्किट में, तो हमको आउटपुट सिग्नल लेना रहता है। तो ये इसका कंडीशन है जो फुल साइकिल ऑफ इनपुट, आउटपुट जो ऑब्टेन होगा फुल साइकिल ऑफ इनपुट पर। तो ये भी रहा, इसके कारण ये यहाँ पर डिस्टॉर्शन कम हो रहा है, जैसे दे रहे हैं ये ज्यों का त्यों आ रहा है, तो डिस्टॉर्शन कम हो रहा है। और इसका कंडीशन क्या है, जो अगर फुल साइकिल पर होगा आउटपुट प्रोड्यूस, तो ये मिड पॉइंट ऑफ लोड लाइन पर सेट अप होगा, मतलब पर सेट होगा क्यू पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या किया हम लोग, उसके बाद डायग्राम बनाए थे वो, तो उसमें हम समझे थे, उस डायग्राम को देखिए। उसके बाद देखिए एसी इनपुट सिग्नल हम अप्लाई किए थे, एसी इनपुट सिग्नल टू बेस पर किए थे, तो आईबी मेरा चेंज हुआ था, आईबी चेंज हुआ, और आईबी के कारण आईसी चेंज हुआ साइनोसॉइडली, यहां लिखे थे हम साइनोसॉइडली। ये आईसी और आईसी चेंज हुआ, उसके कारण VCE भी चेंज हुआ, यहां तक हम लिखे थे। अब देखो डायग्राम से ही पता चलता है आईबी और आईसी फेज में है, आर इन फेज, और आईसी एंड VCE ये आउट ऑफ फेज, और कितना से, तो बाय 180 डिग्री यहां लिखा है। अब देखो ये हमेशा ऑन रहता है, क्यों ऑन रहता है, क्योंकि ये एक्टिव रीजन में काम करता है। क्यों? क्योंकि एक्टिव रीजन में काम करता है। अब देखो उसके बाद हम ये डिस्कस किए थे, इसका कंडक्शन एंगल होता है 360 डिग्री, इसमें लो डिस्टॉर्शन होता है, लो डिस्टॉर्शन तो हम पहले में देखे, लो डिस्टॉर्शन होता है।
तो लो इफिशियंसी इसका होता है। उसके बाद ये भी बोले थे लो इफिशियंसी, ये इफिशियंसी परसेंट इफिशियंसी है। और क्यों होता है? क्योंकि लार्ज हीट प्रोड्यूस करते हैं हम, इससे लार्ज हीट प्रोड्यूस होता है। अब देखो इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, यहाँ इसका यूज करते हैं ऑडियो एम्पलीफायर में और आरएफ फिल्टर में, आरएफ फिल्टर में। अब इसका इफिशियंसी कितना होता है? तो 25% होता है विदाउट ट्रांसफॉर्मर, और 50% होता है, ये रहा विदाउट, ये है विदाउट ट्रांसफॉर्मर, और 50% होता है विथ ट्रांसफॉर्मर। जैसे कुछ पॉइंट इसमें है जो डिस्कस नहीं किए हैं, अच्छी तरीके से डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया गया है, लेकिन मैं इसका एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा। जैसे डीसी लोड लाइन है, डीसी लोड लाइन, क्यू पॉइंट, इसके बारे में नॉलेज देंगे कुछ। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।